नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में फटाफट से जुड़ जाइए। और आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान की चित्रकला के अंदर है, जो कि तीसरा भाग है जो कि रहेगा। यानी 2 पार्ट पहले हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद में इसी को आगे निरंतर जारी करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। और पीछे के जो भी सेशन हम कह सकते हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप इसी सेशन के है जो कि प्ले लिस्ट में जाके उन सभी को देख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने जो 4 स्कूलों के बारे में जो बात की थी, एक तो मेवाड़ चित्र स्कूल और दूसरी मारवाड़ चित्र स्कूल, ढूंढाड़ चित्र स्कूल और हाड़ौती चित्र स्कूल, जिसमें मेवाड़ को शुरू किया था। और उसके 4 चित्र जो कि हमें उप चित्र शैलियां है, ठीक है, 4 सॉरी हम कह सकते हैं 5 चित्र शैलियां, 5। तो उसमें 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक तो उदयपुर के बारे में पढ़ा था, उदयपुर चित्रशैली के बारे में पढ़ लिया था। एक पढ़ लिया था नाथ द्वारा चित्रशैली के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे रावण चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे। और देवगढ़ चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे। और एक शाहपुरा चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर है ये किसका भाग है? मेवाड़ चित्र स्कूल के उप चित्र शैलियां। ठीक है, मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ चित्र स्कूल की। ठीक है, तो ये साथ साथ आप याद करते रहना ना। देखिए, मेवाड़ चित्र स्कूल जो पहला एक भाग है, उसके बाद में मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका उदयपुर चित्र स्कूल चित्रशैली हो जाएगा, जिसको मेवाड़ चित्रशैली भी कहा जाता है। ठीक है, और नाथ द्वारा चित्रशैली, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे चाउंड, देवगढ़ और शाहपुरा। उसके बाद में मारवाड़ चित्र जो स्कूल है उसकी चित्र शैलियां उन हम लोग है जो कि पढ़ने वाले हैं। अब एक बात ये आती है कि पिछले सेशन में हम लोगों ने जो बात की थी भित्ति चित्रण की, जो 2-3 जो पद्धतियां थी भित्ति चित्रण जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर एक छोटी सी बात छूट गई थी मेरे कहने से, तो वो भी आप नोट कर लेना। उसी के अंदर जो पीछे कल का सेशन था क्या, है ना, उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी जो भित्ति चित्रण के लिए, भित्ति चित्रण के लिए मैंने जो 3 पद्धतियां आपको बताई थी। क्योंकि जब मैं क्लास करने के बाद में, उससे क्लास करने से पहले भी एक बड़ा एनालिसिस उसके अंदर करता हूं, और ताकि उसके अंदर किसी प्रकार की आपकी जो जानकारी है वो छूटे नहीं। उसमें क्या होता है, जो गत वर्षों के अंदर जो पेपर होता है वहां से भी जानकारी मैं लेता हूं कि भाई इस टॉपिक से गत वर्षों के अंदर जो पेपर हुए हैं वहां से प्रश्न कौन से जो पूछे गए हैं, और भविष्य में किस प्रकार से प्रश्न है जो कि पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए ये सेशन जो बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करें तो भित्ति चित्रण के लिए जो 3 पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं नॉर्मल तौर पे, जो हम लोगों ने बात की थी, एक तो प्रेस को बुनो, जिसको अन्य नाम आरएस पत्ती भी कहा जाता है, आला गिला भी कहा जाता है, एक फ्रेश को सेको और एक सामान्य पत्ती। तो जो एक पहली जो पद्धति हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके अंदर आपको एक नाम और ऐड करना है, मैं भूल गया था उस टाइम, मेरे को याद था लेकिन जो दोबारा मैंने ये पीडीएफ पढ़ी थी जो बोर्ड पे लिखी जाती है, तो इसमें देखा कि भाई मैंने ये चीज तो लिखी नहीं, तो ये आप नोट करके लिख लीजिए, है ना। प्रेस को जो बुनो पत्ती हम लोगों ने बात की थी कि जो ताजा प्लास्टर की हुई दीवार पे है जो कि चित्र बनाए जाते हैं, उसे फ्रेस को बुनो पत्ती या फिर आराइस पत्ती या फिर उसे कह जो कि आला गिला पद्धति कहा जाता है। और शेखावटी क्षेत्र में उसे है जो कि क्या कहा जाता है, पणा कहा जाता है। तो ये बात आपको लिखनी है। फ्रेस को बुनो, इसको शेखावाटी में क्या कहा जाता है, शेखावाटी में इसे पणा कहा जाता है।
शेखावटी में से क्या कहा जाता है, पणा कहा जाता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी इसका अन्य नाम एक क्या है, आरआईएस पद्धति भी इसे कहा जाता है। ये पीछे सेकंड ग्रेड प्रश्न में आया भी था आरआईएस पद्धति के बारे में। और इसे अब ताजा दीवार पे करते हैं तो वो क्या है, आली दीवार है ना, तो इसे आला गीला पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसके अंदर नोट करना है। अगर नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक नई हेडिंग लगाई, यानी दो हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले मेवाड़ के अंदर उदयपुर चित्रशैली के बारे में पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया था नाथद्वारा चित्रशैली के बारे में, और 3 नंबर लगाए अब चावड़ चित्रशैली। उसके बाद में देवगढ़ चित्रशैली पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम कौन सी चित्रशैली पढ़ेंगे, शाहपुरा चित्रशैली पढ़ेंगे। फिर मारवाड़ की लिखेंगे ना। तो ये लिख लिया क्या आपने? 3 नंबर लगा के लिखे। एक मिनट, चलिए 3 नंबर लगा के लिखे। चावड़ चित्रशैली, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चावड़ चित्रशैली वैसे तो ये है जो कि आपके जो मेवाड़ चित्रशैली हम लोगों ने पढ़ी थी, उदयपुर चित्रशैली, उसी के समान है। ठीक है, तो इसके अंदर जो थोड़ी सी और जो महत्वपूर्ण बातें आती है एग्जाम की दृष्टि से, तो वो हम थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये लिख लिया क्या आपने? नहीं लिखा तो अच्छे से लिख लीजिए इसको। कहाँ लिखना है? जो हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था, जो पद्धतियाँ 3, जो भित्ति चित्रण के लिए जो 3 पद्धतियाँ प्रयोग में ली जाती है, तो वहाँ पे आपको ये एक लाइन ऐड करनी है कि जो प्रेस को बुनो लिखा था उसी के अंदर कि शेखावटी में से पणा कहा जाता है। बस ये बात याद रखनी है, क्योंकि आरआईएस के बारे में जो पहले प्रश्न पूछा है, तो अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके अंदर 2-3 बातें हम याद करते हैं। एक तो जो प्रादुर्भाव काल है, स्वर्ण काल है, और ये वैसे मेवाड़ के समान है, तो इसके अंदर ज़्यादा हम बातें नहीं करने वाले हैं और प्रश्न अलग से नहीं पूछने वाले हैं। तो इसके अंदर से जो प्रश्न बन सकते हैं वो उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हम कर सकते हैं। एक लिखी प्रादुर्भाव काल है, जो किसका, महाराणा प्रताप के समय को प्रादुर्भाव काल कहा जाता है। किस चित्रशैली का? चावड़ चित्रशैली का। और स्वर्ण काल है, जो कि अमर सिंह प्रथम के समय को माना जाता है। और कुछ विषय वस्तु और चित्र जो हम पढ़ लेते हैं, जिसमें एक तो हो जाता है रागमाला चित्र और एक हो जाता है ढोला मारूरा चित्र। ये दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले लिखे प्रादुर्भाव काल। ये मिटा देता हूं। प्रादुर्भाव काल किसके समय को माना जाता है? महाराणा प्रताप के। ठीक है, तो प्रादुर्भाव काल लिख के और सामने लिख दो महाराणा प्रताप, और उसके बाद में लिखो स्वर्ण काल, जिसमें लिखना है आपको अमर सिंह प्रथम। क्या लिखेंगे? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल क्या लिखना है? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के समय को चावड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है। तो ये बातें आपको मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। अब लिखे एक नई हेडिंग लिखे, विषय वस्तु, यहां पे लिखे विषय वस्तु या चित्र। विषय वस्तु या चित्र, ठीक है। तो अब इसमें एक नंबर लगा के आपको लिखना है ढोला मारूरा चित्र। ढोला मारू का चित्र या फिर ढोला मारूरा चित्र।
1 नंबर लगा के लिखे। ढोला मारूरा चित्र। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ढोला मारूरा चित्र, ठीक है, और एक लिखना आपको रागमाला का चित्र। ठीक है, अब इसके अंदर अगर बात करें तो जो ढोला मारूरा चित्र है इसको किस किस समय में जो बनाया गया और ये इस शैली से कैसे संबंधित जो संबंध रखता है, तो ढोला मारू का जो चित्र है जो आपकी चावर्ण चित्र शैली है, तो इस चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। सबसे प्राचीन चित्र अगर पूछ ले कि चावर्ण शैली का जो सबसे प्राचीन चित्र है वो कौन सा हो जाएगा, ढोला मारू का चित्र। और इसमें बात करें तो ये कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया, तो ये आपके हम कह सकते हैं जिस समय के अंदर, यानी जब इस चित्र शैली का जो प्रारंभ हुआ, जब इस चित्र शैली की शुरुआत हुई, जब इसका प्रादुर्भाव जो काल माना जाता है, तो इनके समय में महाराणा प्रताप के समय में, महाराणा प्रताप के समय में है, जो कि एक चित्रकार था जिसका नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन या फिर नसीरुद्दीन भी कहीं देखने को मिलता है। तो उन्होंने है जो कि ढोला मारू का चित्र, इसका जो चित्रण किया था, या हम कह सकते हैं इस चित्र को बनाया था। और वर्तमान में इन चित्रों की बात करें, जो प्राचीन इनके चित्र है इस चित्र शैली के, तो वो हमें कहाँ सुरक्षित देखने को मिलते हैं, वो दिल्ली का जो एक संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर सुरक्षित देखने को हमें मिलते हैं। तो ये एक दो बातें इसके अंदर हम लिख लेते हैं। लिखिए, इसके अंदर डैश करके लिखे, ये इस चित्र शैली का, ये इस चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र है, शैली का प्राचीन, सबसे प्राचीन चित्र है। ये इस चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र है, जिसका निर्माण या फिर हम कह सकते हैं जिसको कब बनाया गया, जो महाराणा प्रताप के समय चित्रकार नसीरुद्दीन ने बनाया था। लिखे, जो महाराणा प्रताप के समय महाराणा प्रताप के समय चित्रकार डेस करके लिखे नसीरुद्दीन, या ऑब्लिक करके लिखे नासिरुद्दीन। नसीरुद्दीन या कई जगह नासिरुद्दीन भी देखने को मिलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है ना। नासिरुद्दीन ने बनाया, ठीक है। तो लिखिए, ढोला मारूरा चित्र, ये इस चित्र शैली का क्या है, सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है, जो महाराणा प्रताप के समय चित्रकार नसीरुद्दीन ने बनाया था। और इसी के नीचे एक लाइन लिखे, ये चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इस चित्र, इस शैली के प्राचीन चित्र, इसे वर्तमान में इस चित्र शैली के जो प्राचीन चित्र है वो कहां पे मिलते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। वर्तमान में इस चित्र शैली के प्राचीन चित्र डेस करके लिखे, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, तो लिखिए। और उसके बाद में यानी 1 नंबर ढोला मारूरा चित्र पढ़ लिया, और फिर पढ़ते हैं राग माला चित्र ना। तो लिखिए इसके बारे में पहले।
यही लिख देता हूं ना इसको भी, ठीक है। 2 नंबर लगा के लिखे रागमाला चित्र। अब वो भी हम बात करें तो वो किस किस समय बनाया गया रागमाला चित्र है, वो भी चित्रकार तो उसी के अंदर भी नासिरुद्दीन भी था, या फिर हम कह सकते हैं नसीरुद्दीन। लेकिन वो हम बात करें तो अमर सिंह के समय बनाया गया। जब क्या होता है कि चित्रकला का जो स्वर्ण काल जो माना जाता है, जब ये हम कह सकते हैं प्रकाशित ये प्रकाश में आते हैं, तो उस समय के अंदर जो अमर सिंह प्रथम के समय नसीरुद्दीन ने एक चित्र जो बनाया था रागमाला चित्र, जिसके अंदर किनका चित्र बनाया गया था, हम बात करें तो राग रागिनियों के चित्र है उसके अंदर बनाए गए थे। फिर एक आता है वो अन्य के अंदर बात कर सकते हैं 2, तो ये आप मुख्य रूप से लिख लीजिए। और अन्य में बात करें तो 12 मासा चित्र, ये भी हम कह सकते हैं नासिरुद्दीन ने जो अमर सिंह प्रथम के समय जो बनाए थे। किनके 12 मासा क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि जो 12 महीनों की जो ऋतुएं होती हैं उनके चित्र उसने है जो कि बनाए थे, तो इस चित्र का जो नाम क्या पड़ा 12 मासा चित्र। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर लगा के रागमाला चित्र। रागमाला चित्र डैश करके लिखे। अमर सिंह प्रथम के समय, कैसे भी लिख सकते हैं ये चित्र अमर सिंह प्रथम के समय, अमर सिंह प्रथम के समय चित्रकार नासिरुद्दीन ने बनाया, ठीक है। या फिर हाँ ऐसे लिख दीजिए इसमें, नासिरुद्दीन ने राग रागिनियों के चित्र बनाए, ने राग रागिनियों के चित्र बनाए। ठीक है, तो 2 नंबर लगा के लिखे राग माला चित्र। अमर सिंह प्रथम के समय चित्रकार नासिरुद्दीन ने राग रागिनियों के चित्र है जो कि बनाए थे। लिखिए। फिर एक लाइन और लिखते हैं 12 मासा चित्र, वो भी नासिरुद्दीन ने बनाए थे। जो 12 महीनों की जो ऋतु थे उनके चित्र जो उसमें बनाए गए थे उन्हें क्या कहा जाता है 12 मासा चित्र। यहां लिख दो ना उसको, लिखे 12 मासा चित्र। ये किसने बनाया था, ये भी नासिरुद्दीन ने बनाया था। कब बनाया था, अमर सिंह प्रथम के समय। अमर सिंह प्रथम के समय अमर सिंह प्रथम के समय चित्रकार नासिरुद्दीन ने इसको है जो कि बनाया था। चित्रकार नासिरुद्दीन ने ऐसे लिखे राग रागिनियों के चित्र, सॉरी हम कह सकते हैं 12 मासा चित्र। अमर सिंह प्रथम के समय इसमें 12 के जो ऋतुएं होती है उसका चित्र है जो कि बनाया गया। 12 महीने की ऋतुओं के चित्र बनाए गए। नासिरुद्दीन ने जो हम कह सकते हैं 12 महीनों के महीने की ऋतुओं के चित्र बनाए। बारह महीने की ऋतुओं के चित्र बनाए।
ठीक है। और उसके बाद में आता है चित्रकार। तो चित्रकार, इसके अंदर जो प्रमुख रूप से जो कार्य करने वाला इस चित्र शैली के अंदर वो कौन था? नासिरुद्दीन ही था। ठीक है। अब आप एक नई हेडिंग लगाए, 3 चावंड शैली तक हम लोगों ने पढ़ लिया और 4 नंबर हेडिंग लगाए यहाँ पे देवगढ़ चित्र शैली। उसके बाद में शाहपुरा चित्र शैली हम पढ़ेंगे, है ना। तो लगाए हेडिंग देवगढ़ चित्र शैली, 4 नंबर लगा के लिखे देवगढ़ चित्र शैली। ठीक है। और देवगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देवगढ़ जो है वो मेवाड़ के जो 16 ठिकाने थे उनमें से सबसे प्रमुख जो ठिकाना माना जाता था मेवाड़ का, तो वो कौन सा था? देवगढ़ था। जिसकी स्थापना की बात करें तो मेवाड़ का एक महाराणा था जिसका नाम था जगत सिंह। यानी देवगढ़ की स्थापना जो किसने की थी, इस ठिकाने की स्थापना की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के समय किसने की थी? द्वारिका दास चुंडावत ने की थी। चलिए एक बार समझने की कोशिश करें। मेवाड़ देवगढ़ ठिकाना, देवगढ़ ठिकाना कहां पे है? सवाई माधोपुर, सॉरी क्या भूल गया, राजसमंद के अंदर है ना। तो देवगढ़ जो ठिकाना कहां पे है? राजसमंद के अंदर। ठीक है। और मेवाड़ के अंदर जो 16 ठिकाने थे, 16 ठिकानों में से एक बार समझने की कोशिश करें, उनमें से सबसे प्रमुख जो ठिकाना था, सबसे प्रमुख ठिकाना कौन सा था? देवगढ़। और इसकी स्थापना, इस ठिकाने की स्थापना की बात करें तो किसके समय में? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के समय में किसने की थी? द्वारिका दास चुंडावत ने। इसकी स्थापना किसने की थी? द्वारिका दास चुंडावत ने है, जो कि मेवाड़ के जो ठिकाना जो कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं? देवगढ़ की जो स्थापना की थी। और कहा जाता है कि इसी चित्रशैली का जो प्रादुर्भाव काल और जो स्वर्ण काल जो माना जाता है वो द्वारिका दास चुंडावत को ही हम कह सकते हैं, इसके समय काल को माना जाता है। और मेवाड़ के अंदर अगर बात करें तो ये जो चित्रशैली है देवगढ़ चित्रशैली, ये मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रशैली का क्या है? एक मिश्रण जो रूप में माना जाता है, मिश्रित रूप कौन सा कहलाता है? देवगढ़ चित्रशैली। तो ये प्रमुख बात है, इसके अंदर ध्यान में आपको रखनी है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, चलिए लिखेंगे इसके बाद में, पहले आप समझने की कोशिश करें। देवगढ़ में एक, यानी हम कह सकते हैं इसके जो प्रमुख चित्र है, एक देवगढ़ के अंदर है अंजारों की ओवरी और एक है मोती महल। वहां के जो भित्ति चित्र है वो इस चित्रशैली के, किसके? देवगढ़ चित्रशैली के सबसे प्रमुख जो चित्र माने जाते हैं। और इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय वो किसको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। श्रीधर अंधारे को, यानी वो खुद तो बेचारे क्या थे? अंधारे में थे, लेकिन इस शैली को क्या करते हैं? प्रकाश में लेकर के आते हैं। और इसके जो चित्रकारों की बात करें तो चोखा था, कंवला था, बैजनाथ, नागा, बगता। तो इनके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, 4-5 जो इसके प्रमुख जो चित्रकार रहे हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हेडिंग गए आप देवगढ़ चित्रशैली, फिर डैश करके इसके अंदर लिखे कि देवगढ़ राजसमंद, कोष्टक में लिख देना राजसमंद, देवगढ़ मेवाड़ के 16 ठिकानों में से सबसे प्रमुख ठिकाना था। तो डैश करके लिखे देवगढ़, कोष्टक में लिख दे राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद।
ये मेवाड़ के 16 ठिकानों में से ठिकानों में सबसे प्रमुख था, सबसे प्रमुख ठिकाना था, प्रमुख ठिकाना था। देखिए इसके अंदर बात करें तो मेवाड़ का जो 16 जो ठिकाने थे उनमें से सबसे प्रमुख जो ठिकाना कौन सा था, ये था देवगढ़ ठिकाना। अब इसके अंदर बात करें तो इसकी जो स्थापना वो कब किए जाते हैं, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के समय लिखी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के समय किसके द्वारा, द्वारिका दास से चुंडावत के द्वारा है जो कि की जाती है, के समय द्वारिका दास चुंडावत के द्वारा की गई। ठीक है, और एक लाइन इसके अंदर और लिखे, इस चित्र शैली का प्रादुर्भाव काल, इससे चित्र शैली का प्रादुर्भाव व स्वर्ण काल, द्वारिकादास चुंडावत के समय को माना जाता है, द्वारिकादास चुंडावत के समय को माना जाता है, समय को माना जाता है। ठीक है, तो लिखिए, देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से बातें क्या याद रखनी है कि ये कहाँ पे है, देवगढ़ चित्रशैली राजसमंद के अंदर। किस चित्रशैली की एक किस चित्र स्कूल की उप भाषा है, सॉरी हम कह सकते हैं उप चित्रशैली है, ये आपके मेवाड़ की जो उपशैली है ना। देवगढ़ 16 जो ठिकाने थे मेवाड़ के अंदर, उनमें से सबसे प्रमुख जो ठिकाना माना जाता है वो देवगढ़ है। इसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह के समय में किसने की थी, द्वारिकादास चुंडावत ने, और उन्हीं के काल को इस चित्रशैली का प्रादुर्भाव काल, प्रारंभिक जो काल है, और प्रकाश में लाने का जो हम कह सकते हैं प्रकाशित जो हुई थी वो उन्हीं के समय में हुई थी। प्रकाश में लाने का श्रेय इसका किसको जाता है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है, तो उनके बारे में भी बात हम करते हैं। और ये जो चित्रशैली, एक बार इतना लिखे, ये मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का एक मिश्रित रूप माना जाता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार इतना लिखे, लिखिए फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं ना, लिखे, ये चित्रशैली किनका मिश्रित रूप है, ये चित्रशैली मेवाड़ कौमा मारवाड़ एवं ढूंढाड़ चित्रशैली का मिश्रित रूप माना जाता है। ढूंढाड़ चित्रशैली का मिश्रित रूप माना जाता है।
रूप माना जाता है। ठीक है, और एक लाइन और लिखिए इसके अंदर यहीं पे लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार लिख देना ना, अलग अलग लाइनें लिख देना इसके अंदर। इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? डैश करके लिखिए, श्रीधर, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है, अंधारे को जाता है। फिर लिखे, देवगढ़ स्थित अंजारों की ओवरी व मोती महल। फिर लिखे आगे, देवगढ़ स्थित जैसे करके लिखे, एक तो है अंजारों की ओवरी, अंजारों की ओवरी व मोती महल, मोती महल के भित्ति चित्र। यानी एक तो अंजारों की ओवरी के भित्ति चित्र व मोती महल के भित्ति चित्र क्या है? भित्ति चित्र इस चित्र शैली के सबसे प्रमुख चित्र है जो कि माने जाते हैं। भित्ति चित्र इस चित्र शैली के सबसे प्रमुख चित्र माने जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए, दिख रहा है ना अच्छे से आप सभी को? लिखिए फटाफट से। फिर इनके जो 4-5 चित्रकार है उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन है। एक तो चोखा है, कांवला है, एक वेजनाथ है, एक बक्ता है, एक नागा है। तो इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। नाम लिखना केवल है ना, बाकी जरूरी नहीं है। लिखिए, इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार, ऐसे सीधा लिख दीजिए, चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार कौन कौन हो जाएंगे? एक तो चोखा है, चोखा, एक है कांवला, एक है नागा, एक है मतलब ऐसे स्टार लगा दो ना सभी के ताकि पता चल जाए। एक है वेजनाथ, एक है बक्ता, ये इस चित्र शैली से संबंधित जो कलाकार माने जाते हैं। चोखा, कंवला, नागा, वेजनाथ और बक्ता, ये इस चित्र शैली के प्रमुख जो कलाकार हम कह सकते हैं चित्रकार है। ठीक है, तो लिखिए, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। फिर पढ़ लेते हैं शाहपुरा चित्र शैली। 4 पढ़ लिए ना हमने, नाथ द्वारा उदयपुर चित्र शैली जिसको मेवाड़ चित्र शैली भी कहा जाता है, और देवगढ़ चित्र शैली, और हमने कौन सी पढ़ ली, उसके बाद में हम बात कर सकते हैं एक आपके चावड़ चित्र शैली। अब इसके अंदर एक और मेवाड़ के अंदर, उसके बाद मारवाड़ पढ़ने वाले हैं, शाहपुरा चित्र शैली। तो फटाफट से लिखिए,
और उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। तो शाहपुरा जो चित्रशैली है वो फड़ चित्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसके अंदर अगर बात करें तो एक जो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। शाहपुरा चित्रशैली अंदर बात करेंगे तो शाहपुरा के परिवार है जोशी परिवार, वो फड़ चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब आप हेडिंग लगाए शाहपुरा चित्रशैली। पांच नंबर लगा के लिखे शाहपुरा चित्रशैली। ठीक है, ये चित्रशैली फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। देखिए, ये चित्रशैली फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ये चित्रशैली फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। प्रसिद्ध मानी जाती है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन सी जो फड़ है वो प्रसिद्ध है, और फड़ आखिर किसे कहते हैं वो बात करते हैं, और इनके बारे में जो फड़ के अंदर कौन कौन से जो रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से रंग से किन को दर्शाया जाता है, इन सभी के बारे में आज इसके अंदर बात करने वाले। तो शाहपुरा जो चित्रशैली है ये फड़ चित्रण के लिए क्या है, प्रसिद्ध मानी गई है, या फिर हम कह सकते हैं प्रसिद्ध है। जिसके अंदर फड़ चित्रण के लिए अगर और बात करें तो शाहपुरा का एक जोशी परिवार है, वो फड़ चित्रण के लिए है जो कि प्रसिद्ध माना गया है। तो एक लाइन लिखिए, उसके बाद में फड़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फड़ चित्रण के लिए फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा का जोशी परिवार शाहपुरा का जोशी परिवार प्रसिद्ध माना गया है। प्रसिद्ध माना गया है। अब एक हेडिंग लगाए कि फड़ किसे कहा जाता है। या फिर लिखे फड़ क्या है। फड़ क्या है, डेस करके पहले इसको समझ लेते हैं। फड़ क्या होता है, एक जो बड़ा कपड़ा होता है, क्या होता है, एक जो बड़ा कपड़ा होता है उस पे जो देवी देवताओं के जीवन चरित्र से संबंधित जो क्या होते हैं उस पे चित्र बने होते हैं। फड़ एक इस प्रकार से एक बड़ा कपड़ा होता है, इस पे क्या करते हैं, देवी देवताओं के जीवन संबंधित जो चित्र इस पे अंकन जो किया जाता है। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, भोपा और भोपी जो दर्शक होते हैं उनके सामने उसको टांग दिया देते हैं, और जो दर्शक होते हैं उनको इसके बारे में है जो कि जो देवता होते हैं उनका जीवन परिचय यहाँ से है जो कि इस फड़ के माध्यम से उनको है जो कि बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे पूरी। यानी पहले बात करते हैं फड़ होता क्या है। फड़ वह है जो देवी देवताओं के जीवन चरित्र के चित्रों को हम कह सकते हैं, जो जीवन चरित्र होता है उनको चित्रों के माध्यम से जो हम कह सकते हैं उजागर करने वाली एक जो कला है उसे फड़ कहा जाता है। यानी डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, एक बार समझने की कोशिश करें एक सिंपल भाषा के अंदर कि कपड़े पर देवी देवताओं के, आप अपने अनुसार इसको याद कर लेना कि कपड़े पर देवी देवताओं के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से उजागर करने की कला को क्या कहा जाता है,
फड़ कहा जाता है, फड़ चित्रण कला कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे फड़ के जो विभिन्न प्रकार के जो कलर जो रंग उसमें प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उसमें लाल रंग भी प्रयोग किया जाता है फड़ के चित्रण के अंदर, और एक हम कह सकते हैं हरा रंग प्रयोग किया जाता है, एक सफेद रंग प्रयोग किया जाता है, एक नीला रंग प्रयोग किया जाता है। इनमें से किस रंग से किसको दर्शाया जाता है, नायक को किस रंग से दर्शाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इस फड़ के इस कहानी के जो मुख्य पात्र होते हैं उनको किस कलर से दर्शाया जाता है। तो जो लाल रंग है उसमें जो हम कह सकते हैं जो देवता होते हैं उनका चित्रण किया जाता है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं उस कहानी के पात्र है ना, या फिर हम कह सकते हैं जो नायक होता है उसको किस रंग से दर्शाया जाता है, लाल रंग से। और हरा जो रंग है उसके अंदर जो खलनायक होता है या फिर हम कह सकते हैं राक्षस का चित्रण उसके अंदर किया जाता है। सफेद रंग से आपको पता है साधु सन्यासियों के जो चित्रण है वो उसके अंदर किया जाता है सफेद रंग से। और एक आता है नीला रंग जिसमें देवियों के जो चित्र है उसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं फड़ वाचन का तरीका पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि फड़ एक तो कब उसका वाचन कब किया जाता है, फिर एक दो जो फड़ प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर उनके बारे में बात करेंगे जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो फड़ वाचन का तरीका, किस प्रकार से फड़ का वाचन किया जाता है, इसके अंदर अगर बात करें तो फड़ कब का वाचन कब होता है, दिन में नहीं होता है अमूमन, यानी एक फड़ है जिसका दिन में वाचन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फड़ का जो वाचन है वो सूर्य अस्त के बाद होता है, यानी शाम के बाद आपका जो रात के अंदर इसका वाचन किया जाता है ना, सूर्य अस्त के बाद। एक बार समझने की कोशिश करें, फड़ वाचन कब होता है, सूर्य अस्त के बाद, ठीक है, सूर्य अस्त के बाद होता है, जिसमें एक देवी देवताओं का चित्रण किया हुआ जो बड़ा कपड़ा होता है, कौन सा, जिसे हम कहते हैं फड़, उसको क्या करते हैं दर्शक जो होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ये कपड़ा एक बड़ा टांग दिया और यहाँ पे ये दर्शक बैठे, ये दर्शकों के बिल्कुल ठीक सामने रहेगी ये फड़, और इस पे देवी देवताओं के चित्र बने हुए, जिसमें जो कलाकार जो होते हैं एक तो भोपा होती है, भोपा होता है, और एक होती है भोपी। अब भोपा के हाथ में हम कह सकते हैं रावण हत्ता हो सकते हैं, या फिर अन्य किसी वाद्य यंत्रों के द्वारा फड़ का वाचन वो करते हैं। और जो भोपी होती है, भोपी के हाथ में एक तो होती है लालटेन, क्या होती है, एक लालटेन होती है, और एक होती है उसके हाथ में छड़। एक बार समझने की कोशिश करें, यानी वर्तमान समय में क्या है कि लाइटें वगैरह जो जैसे कोई जागरण होता है, रात्रि जो भी जागरण होते हैं उसके अंदर लाइट वगैरह ये हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन प्राचीन समय के अंदर जब फड़ का वाचन किया जाता था, या फिर जो भी देवताओं के जो गुणगान किए जाते थे उसके अंदर ये मतलब हम कह सकते हैं लाइट वगैरह थी नहीं। तो उस समय क्या करते थे, भोपा जो क्या करता था, ये अपना जो वाद्य यंत्र, चाहे रावण हत्या कुछ भी मान लो, उसके द्वारा देवी देवताओं के साथ संबंधित जो भी कथा होती है, जिसके यानी रामदेव जी की फड़ है, गोगो जी की फड़ है, उसकी फड़ को यहाँ पे डाल दिया, टांग दिया सभी दर्शकों के सामने, और उस पर जो चित्रण किया गया है, तो उससे संबंधित भोपा जो होता है वो अपने रावण वाद्य यंत्र या फिर जो भी है उसके साथ में उससे संबंधित जो वाचन यानी जो कथा होती है उसका वाचन करता है। और जो भोपी होते हैं वो अपने लालटेन से, जब जिस समय भोपा यानी इस पे अलग अलग जो उसके जीवन चरित्र है से है जो कि चित्र बने होते हैं, और जिस समय भोपा जो होता है वो गायन के साथ साथ कि मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं इस जीवनी के बारे में या फिर यहाँ से संबंधित चित्रों के बारे में वो गीत गा रहा है, तो जो भोपी होती है वो क्या करती है, साथ में नृत्य करती रहती है, और छड़ के द्वारा लालटेन से उस चित्र को ऐसे हम कह सकते हैं उसको दिखाते हुए उस छड़ से ऐसे है जो कि इंगित करती है कि अभी जो हम कह सकते हैं इस चित्र का जो वाचन किया जा रहा है ना, कि कथा के अंदर या रामदेव जी से हम कह सकते हैं रिलेटेड सारे चित्र इसके अंदर रहेंगे। तो रामदेव जी के इस चित्र के बारे में अभी है जो कि गीत गाया जा रहा है या फिर हम कह सकते हैं कथा का वाचन किया जा रहा है, तो वो क्या करती है छड़ के द्वारा उसको इंगित करती है ताकि दर्शकों को है जो कि समझने में आसानी हो जाती है। तो ये इस प्रकार से है जो कि फड़ का वाचन किया जाता था। वर्तमान में क्या है, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी आ गई है, तो थोड़ा धीरे धीरे क्या है इसको बंद भी कर दिया है, फड़ वगैरह आजकल नहीं होता है। ये सब क्या हो जाता है टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में ऑर्गन आजकल बजने लग गया ना, पहले वाले ये सब वाद्य यंत्र भी आजकल रहे नहीं।
तो अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और अलग अलग फड़ों के बारे में बात करें तो फड़ कौन कौन सी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। प्रमुख फड़ों की बात करें तो एक तो पाबू जी की फड़ आती है और एक आती है रामदेव जी की फड़ और प्रमुख रूप से एक आपकी जो हम कह सकते हैं देवनारायण जी की फड़ है। अब इनके अंदर जो क्वेश्चन कहां से बनते हैं, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, पाबू जी की फड़। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ वो कौन सी हो जाएगी, लोकप्रिय फड़ कौन सी हो जाएगी, पाबू जी की। और अगर पूछ ले सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ तो ये कौन सी हो जाएगी, देवनारायण जी की। ठीक है, ये दो बात है जो कि इन दो के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। और एक जो फड़ आती है आपके रामदेव जी की फड़, इसके बारे में आपको कुछ याद ध्यान में नहीं रखना है, केवल उसका जो चित्रकार है उसके बारे में बात आपको करनी है, जिसका चित्रकार था चौथवल। अब इनमें से ये लंबी कैसे हुई, प्राचीन फड़ है और लंबी फड़ है, ये किसकी है, देवनारायण जी की फड़। लोकप्रिय पूछे तो आपको कौन सी करनी है, पाबू जी की फड़। अब इन दोनों की लंबाई की अगर बात करें तो पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की फड़ है, इसकी लंबाई कितनी है, 15 से 20 हाथ लंबी। हाथ आप समझते हैं ना, साधारण भाषा में इसे जो जानकारी यही मिलती है कि 15 से 20 हाथ है। हाथ का मतलब ये होता है वहां से लेके मेरी अंगुलियों से और यहाँ तक, तो इसका मतलब कम से कम हो जाता है आपके 3 फीट है ना, कम से कम 3 फीट। एक बार आवाज तो आप सभी तक अच्छे से आ रही है ना, कहीं आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो, टेक्निकल इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ना। तो ये तो 15 से 20 हाथ लंबी, ठीक है, तो 15 या 45 और हम कह सकते हैं 50 फीट तक है जो कि इसकी लंबाई रहती है। ठीक है, और सबसे प्राचीन और लंबी फड़ ये है देवनारायण जी की, तो इसकी जो लंबाई होती है वो 20 से 25 हाथ होती है, 20 से 25 हाथ तक है जो कि इसकी लंबाई होती है। ये किसकी होती है, देवनारायण जी की फड़ की। और इसी के बाद में हम बात करें तो एकमात्र एक ऐसी फड़ भी है जो माता की फड़ जिसे कहते हैं, भैंसासुर की फड़, यानी माता की फड़ है जिसे भैंसासुर की फड़ भी कहा जाता है। वह एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, वागरी जाति के लोगों के द्वारा उस फड़ का हम कह सकते हैं जो वाचन नहीं बल्कि दर्शन और पूजा की जाती है। उसका क्या किया जाता है, किस जाति के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं वागरी समाज के लोग हैं जो कि उस फड़ का दर्शन करते हैं, वह पूजा करते हैं। तो वो एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता है। और एक फड़ ऐसी और भी है जिसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो है राम दल्ला व कृष्ण दल्ला फड़, जिसके अंदर यानी वो एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन जो बिना वाद्य यंत्र के द्वारा और दिन में किया जाता है। तो ये वो फड़ है जिसका वाचन दिन में किया जाता है, और सभी जो फड़ है उनका हम कह सकते हैं सूर्यास्त के बाद यानी रात में है जो वाचन किया जाता है। और फिर इनके बारे में बात करेंगे। एक अमिताभ बच्चन की भी फड़ है जो इसका प्रथम हम कह सकते हैं चित्रांकन यानी इसका जो चित्रण वह वाचन है जो कि अमेरिका में जो किया गया। और चित्रकार की बात करेंगे और जिसमें जो वाचन है वो सबसे पहले जो अमेरिका में किया गया, तो उस समय भोपा कौन था उसके अंदर बात करते हैं, तो इसका वाचन किस भोपे के द्वारा किया गया, तो जिसका नाम था रामलाल भोपा, तो रामलाल के द्वारा। और भोपी थी जिसका नाम था पत्तासी देवी भोपी, है ना। तो इनके द्वारा जो अमेरिका के अंदर सबसे पहले जो अमिताभ बच्चन की एक फड़ थी उसका जो वाचन किया गया था। तो अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि फड़ आखिर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका शाहपुरा का जोशी परिवार फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब लिखिए फड़ के अंदर यानी कपड़े पर देवी देवताओं के चित्रों को कपड़े पर देवी देवताओं के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से क्या करना, उजागर करना। चित्रों के
कि जैसे रामदेव जी है, पाबू जी है, किस प्रकार से उन्होंने अपना वीरता का बखान किया था, इस प्रकार से इसमें बातें जो चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों को यानी हम कह सकते हैं चरित्र के चित्रों को उजागर किया जाता है। कपड़े पे देवी देवताओं के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से, गलत लिखी ना, चित्रों के माध्यम से उजागर किया जाता है। किया जाता है, ठीक है, तो लिखे। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं जिसे क्या कहा जाता है, यानी कपड़े पे देवी देवताओं के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से उजागर किया जाता है, जिसे उजागर किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उजागर करने की कला को फड़ चित्रण कला कहा जाता है। उजागर करने की कला को, उजागर करने की कला को फड़ चित्रण कला कहा जाता है। कला कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में लिखे आप फड़ चित्रण में मुख्य रंगों का जो प्रयोग होता है, तो वो कौन कौन से, एक हेडिंग लगे, फड़ चित्रण के लिए मुख्य निम्न रंगों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे लिख दी। फड़ चित्रण के लिए फड़ चित्रण के लिए मुख्य रूप से निम्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। निम्न रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसमें लिखे पहले लाल रंग, लाल रंग, फिर उसमें डैश करके लिखे नायक, अब लिखे देवता का चित्र, देवता का चित्रण। लाल रंग से किनके चित्र बनाए जाते हैं, उस पे फड़ पे देवता का, यानी हम कह सकते हैं जैसे की फड़ है तो वो क्या हो जाता है, उसका पात्र हो जाता है, पात्र हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, नायक कहलाता है। तो उसका चित्र उसमें बनाया जाता है। किस कलर से बनाया जाता है, लाल रंग से। और हरा जो रंग है, खलनायक या फिर राक्षस का चित्र, हरा रंग के अंदर लिखे, यहां पे लिख देते हैं ना, हरा रंग खलनायक या राक्षस का चित्रण, राक्षस का चित्रण। फिर आता है एक नीला रंग, कौन सा रंग, नीला रंग, जिसमें देवियों का चित्र होता है, नीला रंग, इसमें लिखे है कि नीला रंग, डैश करके लिखे देवियों के चित्र, देवियों के चित्र। नीले रंग के अंदर है जो कि देवियों के चित्र हो जाता है। और सफेद रंग से हम बात की थी, साधु संतों के चित्रण है जो कि उसमें किया जाता है। आगे लिख लेते हैं सफेद रंग, सफेद रंग साधु संतों के चित्रण, साधु संतों का चित्रण, साधु संतों का चित्रण। ठीक है, तो ये चार रंगों के बारे में आपको लिखना है। लाल रंग नायक या फिर देवताओं का चित्रण, हरा रंग खलनायक या फिर राक्षस का चित्रण,
सफेद रंग साधु संतों का चित्रण और नीला रंग देवियों के जो चित्र है वो बनाए जाते हैं। अब लिखिए इसको अच्छे से या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है। फिर फड़ वाचन का तरीका जो हम लोगों ने बात की थी वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, और फिर जो प्रमुख राजस्थान की फड़ है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखिए अच्छे से। चलिए लिखते हैं आगे ना। एक हेडिंग लगाए, फड़ वाचन का तरीका। लिखे फड़ वाचन का तरीका। तरीका डैश करके लिखे इसमें। फड़ का वाचन कब किया जाता है, डैश करके लिखे कि फड़ वाचन सूर्य अस्त के बाद किया जाता है। फड़ वाचन सूर्यास्त के बाद किया जाता है। फड़ का वाचन सूर्य अस्त के बाद किया जाता है। फड़ वाचन सूर्यास्त के बाद किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर लिखे कि फड़ को दर्शकों के सामने टांग दिया जाता है, और भोपा अपने वाद्य यंत्र के साथ में क्या करता है, जो देवी देवता के जो गीत हम कह सकते हैं, जो उसकी कथा से संबंधित जो क्या करता है उसके अंदर उसका वाचन करता है। आगे लिखे फड़ को दर्शकों के सामने टांग दिया जाता है। दर्शकों के सामने टांग दिया जाता है, या फिर लगा दिया जाता है। टांग दिया जाता है, जिसमें भोपा, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, भोपा अपने वाद्य यंत्रों के साथ देवी देवताओं से संबंधित कथाओं का क्या करता है, वाचन करता है। और भोपी जो होती है वो हाथ में लालटेन व छड़ लिए हुए क्या करती है, फड़ के आगे नृत्य करती है। तो आगे लिखे भोपा वाद्य यंत्रों के साथ देवी देवताओं से संबंधित जो कथाओं का वाचन करता है। यहां लिखिए भोपा वाद्य यंत्र के साथ देवी देवताओं से संबंधित कथाओं का देवी देवताओं से संबंधित कथाओं का वाचन करता है। कथाओं का वाचन करता है। फिर लिखिए और भोपी हाथ में लालटेन व छड़ लिए हुए, भोपी
हालत में क्या होती है उसके, लालटेन। वह छड़ लिए फड़ के आगे नृत्य करती है। फड़ के आगे नृत्य करती है। तो ये हो जाता है फड़वाचन का तरीका। फड़वाचन का तरीका हम लोगों ने समझ लिया। और प्रमुख फड़ें अब है जो कि हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। और इसी के अंदर एक आता है फड़ को ठंडा करना। फड़ को ठंडा करना क्या कहलाता है, किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में अगर परिभाषा की बात करें तो फड़ जब पुरानी हो जाती है, क्या हो जाता है, फड़ जो कपड़े की बनी जो होती है ये क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जो फट जाती है फड़, तो क्या होता है कि वो प्रयोग में नहीं ली जाती है या फिर काम में लेने योग्य वो नहीं रहती है। तो उसको क्या करते हैं, जैसे बहते पानी के अंदर उसको प्रवाहित कर दिया जाता है या फिर बहते पानी के अंदर उसको जो कि तिरा दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है फड़ को ठंडा करना। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है अच्छे से। और उसके बाद में प्रमुख जो राजस्थान की फड़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक लाइन ये भी लिखे, फड़ को ठंडा करना, या फिर सीधा लिख दीजिए फड़ ठंडा करना ना, फड़े ठंडा करना। लिखे, फड़ के पुराने हो जाने, फड़ का पुराना हो जाना या फिर फड़ के पुराने हो जाने या फट जाने पर, या फट जाने पर उसे बहते पानी में क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। बहते या फिर हम कह सकते हैं विसर्जन जो उसका कर दिया जाता है, बहते पानी में बहा दिया जाता है, ये प्रवाहित कर दिया जाता है, या फिर विसर्जन उसका कर दिया जाता है, पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे फड़ को ठंडा करना कहा जाता है, फड़ ठंडा करना कहा जाता है। तो लिखिए फड़ ठंडा करना ना, फड़ जब फट जाती है या फिर पुरानी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर जो बहता पानी है नदी का जो भी है ना, तो उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है, जिसे कहा जाता है फड़ को ठंडा करना। अब प्रमुख फड़ों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, लोकप्रिय फड़ उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तब तक ये आप लिखे, आवाज आ रही है ना अच्छे से आप सभी तक? आवाज अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा बीच में चेक करना पड़ता है। ओके चले, नेक्स्ट एक हेडिंग गई प्रमुख फड़। राजस्थान की प्रमुख फड़ हम पढ़ने वाले हैं। प्रमुख फड़ डेस करके लिखे, पहले लिखे कि बाबूजी की फड़, नंबर लगा के लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखे बाबूजी की फड़, जी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। प्रिय फड़ है राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाए या फिर बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, बाबूजी की फड़। फिर लिखे 2 नंबर देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन माने, राजस्थान की सबसे प्राचीन
व लंबी फड़ है। प्राचीन व लंबी फड़ है। लंबाई, लंबाई कोई नहीं पूछेगा, अगर आप जानकारी के तौर पे अगर लिखें तो लिख सकते हैं कोष्टक में। इसकी लंबाई रहेगी कितनी होगी, 20 से 25 हाथ, 20 से 25 हाथ तक लंबाई है, हाथ तक की लंबाई। अब लंबी है तो आपको देखिए पूछेंगे नहीं, लेकिन ये आपको लिखना जरूरी है। बाकी राजस्थान की लोकप्रिय जो फड़ है उसकी 15 से 20 हाथ है, वो लंबी है, बाबूजी की फड़। ठीक है, और उसके बाद में आती है आपके रामदेव जी की फड़। तो उसके अंदर आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल चित्रकार का नाम लिख लीजिए, रामदेव जी की फड़ यहां पे लिखिए। रामदेव जी की फड़, इसमें केवल चित्रकार का नाम लिखिए। इसका चित्रकार कौन सा, चौथमल था। इस फड़ का चित्रकार यानी रामदेव जी की फड़, इसका प्रथम जो चित्रकार था वो कौन था, चौथमल। प्रथम चित्रकार चौथमल था। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं जो कई सारी और भी फड़ है। एक आती है माता की फड़, जिसे भैंसासुर फड़ भी कहा जाता है। एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता है। लिखिए नेक्स्ट, भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़, या अब लिख करके लिखिए माता की फड़। माता की फड़, ये एकमात्र फड़ है, लिखे एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता है। एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता है। जिसका वाचन नहीं किया जाता है, तो क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। जाता है। वागरी जाति के लोगों के द्वारा, या फिर हम लिख सकते हैं इसमें वागरी समाज के लोग हैं जो कि फड़ का दर्शन वो पूजा करते हैं। केवल वागरी समाज के लोग, समाज के लोग इस फड़ का दर्शन व पूजा करते, इससे फड़ का दर्शन व पूजा करते हैं। ठीक है, और एक बिना वाद्य यंत्र की फड़ कौन सी है, राम दल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ है, जो कि जिसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एक बार इतना लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट या फिर फटाफट से लिखने की कोशिश करें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक लिखे राम दल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़। राम दल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़। लिखे एकमात्र फड़, एकमात्र फड़ जिसका वाचन
जिसका वाचन डैश करके लिखे, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के वह दिन में किया जाता है। दिन में किया जाता है। ये बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। एक तो दिन में जो इसका हम कह सकते हैं वाचन किस फड़ का किया जाता है, ये आप कह जो कि राम दल्ला व कृष्ण दल्ला की जो फड़ है। और इसका प्रथम जो चित्रकार या फिर चितेरा जिसको कहते हैं वो कौन था, धुलजी नाम का एक व्यक्ति था। इसका प्रथम चित्रकार, प्रथम चितेरा या ऑब्लिक करके चित्रकार लिख सकते हैं, चित्रकार कौन था, धुलजी। ठीक है। फिर एक लिखे अमिताभ बच्चन की फड़। क्या फड़ लोग जो देवी देवता होते हैं उनकी होती है? नहीं। देखिए एक हम लिखते हैं अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ भय होता है कि भय होता है, अमिताभ बच्चन की फड़ है ना। बच्चन की फड़, अमिताभ भय होता है ना, अमिताभ बच्चन की फड़। अब इसके बारे में लिखते हैं, एक लाइन लिखनी है, जिसका वाचन यानी इस फड़ का वाचन व चित्रण, इस फड़ का चित्रण व वाचन जो हम कह सकते हैं अमेरिका में रामलाल भोपे व पतासी देवी भोपी के द्वारा किया गया था। इससे फड़ का वाचन, इससे फड़ का चित्रण, या फिर इसमें लिखे कि इस फड़ का पहली बार जो चित्रण, इस फड़ का पहली बार चित्रण, पहली बार चित्रण व वाचन कहां पे किया गया था? अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में रामलाल भोपे व पतासी देवी भोपी द्वारा किया गया। तो ये हो जाते हैं फड़ के बारे में बातें हमारी क्या हो जाती हैं, यहाँ पे जो हम कह सकते हैं समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ में हमारी जो एक स्कूल थी मेवाड़ जो चित्र स्कूल, वो यहाँ पे संपूर्ण हो जाते हैं। और उसके बाद में मारवाड़ जो चित्र स्कूल है उसके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि समझने में हम लोगों ने है जो कि बहुत शानदार जो ट्रिक की लगाई थी और समझाने की अच्छे से कोशिश की थी। मैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लेकर के आएंगे जो दूसरी स्कूल है, हम कह सकते हैं 4 जो स्कूल थे विभिन्न, जिसमें मेवाड़ है, मारवाड़, तो मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें जो मारवाड़ चित्र स्कूल के अंदर जोधपुर जो शैली है जिसे मारवाड़ चित्र शैली कहा जाता है, उनके बारे में जो शुरू करेंगे अगले सेशन में, यानी कल के सेशन में। तो इसी के साथ में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।